सभी का राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों को इस चैनल को मजबूत बनाने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी जो चर्चा चल रही थी राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत, हम बात कर रहे थे व्यवहारवाद पर, और व्यवहारवाद के संदर्भ में हमने पूर्व में 6 वीडियो व्याख्यान बनाए हैं और आज इस व्यवहारवाद के अध्याय को हम उत्तर व्यवहारवाद के साथ समाप्त करेंगे। आप सभी को विदित है कि व्यवहारवाद के अंतर्गत जब पद्धतियों और प्रोसीजर्स पर ज़्यादा बल दिया गया और राजनीतिक विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष बनाने का प्रयास किया गया, तो उसका परिणाम ये निकला कि राजनीति विज्ञान केवल पद्धतियों में और प्राविधियों में उलझ कर रह गया। वो अपने लक्ष्यों से भटक गया। और राजनीति विज्ञान का जो प्रमुख लक्ष्य होता है कि मानव जीवन को सुखी बनाना, मानव जीवन को व्यवस्थित बनाना, उसको विकास के सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध कराना, कहीं ना कहीं इन उद्देश्यों से राजनीति विज्ञान भटक गया था। क्योंकि आप सभी को विदित है कि व्यवहारवाद जो डेविड ईस्टन जिसके प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं, और 1950 से लेकर 1970 तक का एक समय अवधि व्यवहारवाद क्रांति की प्रमुखता के रूप में मानी जाती है। और आप सभी को ये भी पता है कि 1969 में स्वयं डेविड ईस्टन ने ही व्यवहारवाद की कमियों की ओर संकेत करते हुए ये कहा था कि राजनीति विज्ञान पद्धतियों में उलझ कर रह गया है, प्राविधियों में उलझ कर रह गया है, और उसके ऊपर जो उत्तरदायित्व था, तात्कालिक विश्व की जो संकट थे, जो समस्याएं थी, और विश्व जो अणुबम के खतरे के ऊपर बैठा था, विश्व युद्ध का एक खतरा था, विचारधाराओं के एक संघर्ष की जो बात थी, ऐसे युग में राजनीति विज्ञान के ऊपर इस बात का दायित्व था कि वो समस्याओं का और संकटों का समाधान सुझाए। न केवल अनुसंधान बल्कि उन अनुसंधानों का जो संबंध है वो समस्याओं के समाधान से होना चाहिए। और इसी दृष्टिकोण से, इसी संदर्भ में डेविड ईस्टन ने इंडियन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में इस बात को रेखांकित करते हुए कहा था कि राजनीति विज्ञान अपने लक्ष्य से भटक गया है और उसे तात्कालिक विश्व की, समाज की और राष्ट्रों की समस्या के समाधान के साथ अपनी प्रासंगिकता को जोड़ना चाहिए। और इसी उद्देश्य से उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे और इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद किस तरह से व्यवहारवाद के एक सुधार आंदोलन के रूप में हमारे सामने आता है, उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या उसकी मान्यताएं थी, और किस तरह से उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा प्रासंगिकता और कर्म का नारा दिया गया, और इन नारों ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद के रूप में जो मूल्यों से नाता टूट गया था, उस मूल्यों के साथ किस तरह से राजनीति विज्ञान को पुनः जोड़ा, इस बात की जानकारी, इस बात की चर्चा आज के इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो व्याख्यान, जो कि उत्तर व्यवहारवाद और उसकी मान्यताओं पर केंद्रित है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आज का हमारा जो वीडियो व्याख्यान होगा उसका केंद्र बिंदु होगा उत्तर व्यवहारवाद। इससे पहले व्यवहारवाद के ऊपर हम 6 वीडियो व्याख्यान के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं और उत्तर व्यवहारवाद हमारे सामने व्यवहारवाद के एक सुधार आंदोलन के रूप में सामने आता है। तो आज हम इस वीडियो व्याख्यान में उत्तर व्यवहारवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने बिंदुवार बांटा है। पहले बिंदु के अंतर्गत हम पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, बैकग्राउंड पर चर्चा करेंगे। दूसरे बिंदु में हम इसके उदय के कारण देखने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों की वजह से उत्तर व्यवहारवाद के रूप में एक सुधार आंदोलन की आवश्यकता व्यवहारवाद में प्रतीत की गई, महसूस की गई। उसके बाद हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद का वास्तव में अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम उसका अभिप्राय का स्थिरीकरण करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद
हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके आधारभूत लक्षण क्या हैं या इसकी विशेषताएं क्या है, या दूसरे शब्द में हम कहें तो उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं क्या हैं। इसका जायज़ा हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद में हम निष्कर्षात्मक रूप से अपनी बात रखेंगे और सबसे अंत में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद किस तरह से व्यवहारवाद से भिन्नता लिए हुए है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत, इन 6 शीर्षकों के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवाद को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना आपका इस राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं हम उत्तर व्यवहारवाद के पृष्ठभूमि का जायजा लेने से। जैसा कि यहाँ पर आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की जो पृष्ठभूमि है आधुनिक राजनीति विज्ञान में 2 दशक यानी कि 1950 से 1970 ये 2 दशक रहे थे। ये व्यवहारवादी क्रांति से प्रभावित वर्ष थे। इन वर्षों के दौरान जितने भी अध्ययन व्यवहारवाद के प्रभाव में किए गए, उन सभी में ये प्रयास हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में उनके समकक्ष खड़ा किया जाए। और इस आंदोलन की जो शुरुआत है, हमने पहले के व्यवहारवाद के संदर्भ में जो वीडियो व्याख्यान निर्मित किए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका नेतृत्व शिकागो विश्वविद्यालय के हाथ में था और इसमें चार्ल्स मेरियम और उसके बाद के अन्य जो विद्वान हुए थे, उन्होंने इस व्यवहारवादी आंदोलन को राजनीति विज्ञान में न केवल प्रारंभ किया बल्कि उसका नेतृत्व भी इन्हीं के हाथों में था। अब राजनीति वैज्ञानिक जो थे, व्यवहारवादी क्रांति और उसके प्रभाव में विश्वविद्यालयों के सुविधा युक्त कक्षों में नवीन संकल्पनाएं, नवीन रूपावली, मॉडल सिद्धांत और मेटा थ्योरीज के निर्माण में लगे हुए थे। अब इन सारे प्रयासों में एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति विज्ञान पुस्तकालयों में बंद कर रह गया था, एक औपचारिक अध्ययन में बंद कर रह गया था। ऐसा लग रहा था कि सभी का उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम एक जटिल मॉडल, नवीन रूपावली, नए मेटा थ्योरीज़ का निर्माण करें और राजनीति विज्ञान की जो पूरी शक्ल सूरत है वो एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह, भौतिक विज्ञान की तरह या रसायन विज्ञान की तरह हम बना लें। इसी प्रयास में सारे के सारे राजनीतिक वैज्ञानिक लगे हुए थे और इसका परिणाम ये निकला कि अधिकतर जो राजवैज्ञानिक थे वो तकनीकों और पद्धतियों में उलझ कर रह गए। और किस तरह से राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाना है, इसके लिए जो तकनीक किस तरह की प्रयोग में लाई जाएगी, किस तरह की पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा, ये सब राजनीति विज्ञान के केंद्रीय अध्ययन वस्तुएं बन गए। अब इसका परिणाम ये हुआ और स्वाभाविक रूप से होना भी था कि राजनीति विज्ञान बनने की धुन में अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों से भटककर तकनीक और पद्धतियों के जंगल में भटक चुका था। देखिए, सामाजिक विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ मूलभूत रूप से प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों से अलग होती हैं और एक सीमा तक ही समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति, खास तौर से जो भौतिक विज्ञानों से जुड़ी हुई हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। उस तरह के प्रयोगशालाओं का प्रयोग हम समाज विज्ञानों में नहीं कर सकते जिस तरह का उपयोग हम भौतिक विज्ञानों में करते हैं। और दूसरा, राजनीति विज्ञान जो है एक श्रेष्ठतम मानवीय समाज की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान है और इसी लक्ष्य की खोज राजनीति विज्ञान की विभिन्न संकल्पनाओं और सिद्धांतों को भी स्थापित करती है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ है, जो यूनानी सभ्यता से माना जाता है या उसका संबंध यूनान से माना जाता है, तो वहीं से क्लासिकल रूप से हम ये देखते आए हैं कि राज्य और मानव का संबंध किस तरह से हो, किस तरह से एक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। राजनीति विज्ञान की जो सारी संकल्पना है, उसके जो अधिकतर सिद्धांत हैं, इसी केंद्र बिंदु की चारों ओर घूमते हैं।
और यही राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को समर्थ करती है, उन्हें उत्पन्न करती है। किंतु व्यवहारवादियों का उपागम राजनीति विज्ञान के उद्देश्य और सबसे बढ़कर प्रासंगिकता और उपयोगिता, इन मूलभूत प्रश्नों पर मौन हो चुका था। जी हाँ, अब जैसा हमने पहले चर्चा की कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठतम मानव समाज की खोज करना है, किस तरह से एक पर्यावरण में मानव और राज्य के संबंध होंगे और किस तरह से व्यक्ति अधिकतम अपना विकास कर पाएगा, किस तरह से व्यवस्था कायम रखी जाएगी, इन सभी प्रश्नों का संबंध राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों से है। और इसी उद्देश्य से राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम का प्रयोग किया गया कि हम इन अध्ययनों को वैज्ञानिक तरीके से करें और एक वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुँचे। किंतु इस प्रयास में राजनीति विज्ञान टेक्नोलॉजी के प्रयोग में और आधुनिकतम तकनीकों के प्रयोग में उलझ कर रह गया। वो इस चीज़ को भूल गया कि इन सब का उद्देश्य क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। क्योंकि समाज विज्ञानों का जो मूलभूत उद्देश्य होता है कि श्रेष्ठतम मानवीय समाज की स्थापना करना, और इस उद्देश्य को लेकर ही अधिकतर समाज विज्ञान आगे बढ़ते हैं। किंतु व्यवहारवादी क्रांति के प्रभाव में राजनीति विज्ञान कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से भटक चुका था और वो केवल निरे सूखे तथ्यात्मक अध्ययनों में उलझ कर रह गया था। इसी बात को व्यवहारवाद के प्रमुख प्रणेता डेविड ईस्टन ने भी समझा और इसको शब्द भी उन्होंने प्रदान किए, इसको मुखरता उन्होंने प्रदान की। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रणेता में से एक जो डेविड ईस्टन ने खुद व्यवहारवादी सनक में राजनीति विज्ञान के पद्धति विज्ञान मात्र बनने की प्रवृत्ति पर प्रबल प्रहार किया था। उन्होंने इस प्रवृत्ति की घोर आलोचना की। सितंबर 1969 में न्यूयॉर्क में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में अध्यक्षीय उद्बोधन में डेविड ईस्टन का यह दर्द छलक उठा। वो इस बात से काफ़ी दुखी थे, ये कहना चाहिए एक तरह से कि राजनीति विज्ञान अपने वास्तविक उद्देश्यों से और अपने लक्ष्यों से भटक चुका है, और यही उनके विचारों में हमें सितंबर 1969 में देखने को मिलता है। अब इसमें डेविड ईस्टन ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में ये कहा कि राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित करने के प्रयास में 20वीं शताब्दी का छठा और सातवां दशक व्यर्थ, दिशाहीन और अप्रासंगिक अनुसंधानों में लगाया गया, जबकि उसी समय विश्व जबरदस्त सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों से जूझ रहा था। विचारधाराओं के संघर्ष की पृष्ठभूमि में उत्पन्न शीत युद्ध, जो कभी भी एटॉमिक वार में तब्दील हो सकता था, आणविक युद्ध में तब्दील हो सकता था, एक बड़ा खतरा था। और उसी समय में यूएसए में आंतरिक अशांति, गृह युद्ध की आशंका और उसका वियतनाम के साथ अघोषित युद्ध और तानाशाही व्यवस्थाओं का खतरा, इन सभी संकटों का समाधान या सुझाव व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान उस समय नहीं दे पा रहा था। क्यों नहीं दे पा रहा था? क्योंकि राजनीति विज्ञान पद्धतियों में उलझ गया था, प्राविधियों में उलझ गया था, तकनीकों में उलझ गया था। किन उद्देश्यों के लिए उनका प्रयोग किया जाएगा, इस बात को भुला दिया गया था। क्योंकि सामाजिक विज्ञान होने के नाते राजनीति विज्ञान का उत्तरदायित्व था कि वो उन समाधानों को प्रस्तुत करे जो उस समय तात्कालिक विश्व में संकट के रूप में देखने को मिलते हैं। उनका समाधान किस तरीके से किया जाएगा, उसका सैद्धांतिक अध्ययन और निष्कर्ष प्राप्त करना और फिर उसमें उसको कार्य रूप में उसका समाधान के लिए प्रयास करना, ये सब जो राजनीतिक विज्ञान के उत्तरदायित्व थे, कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान ने इन उत्तरदायित्वों की तरफ अपनी आंखें मूंद ली थी और इसी बात को डेविड ईस्टन ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में रखा था। उनका ये कहना था कि राजनीतिक वैज्ञानिक व्यवहारवादी क्रांति और उपागम के प्रभाव में केवल सैद्धांतिक ज्ञान के उन्माद में व्यस्त हो चुके थे। अब उनका जो उन पर एक धुन सवार थी कि किस तरह से राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की तरह हम देखें, कैसे उसे प्राकृतिक विज्ञान बनाएं। तो यहाँ पर इसी को हमने लिखा है कि प्राकृतिक विज्ञान का श्रृंगार एक व्यवहारवादी अध्ययन भी बन चुका था। और संक्षेप में कहें तो व्यवहारवाद में एक तरह से
वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां तो दी, लेकिन अनुसंधान की सामाजिक उपयोगिता, राज व्यवस्थाओं के संकटों के समाधान में उसकी भूमिका क्या होगी, इस बात को वो समझा नहीं पा रहा था। यानी कि व्यवहारवादी अध्ययनों के प्रभाव में ज़्यादातर राजनीतिक अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किए जाने के प्रयास तो हो रहे थे, किंतु उद्देश्य क्या था, किस तरह से वो तात्कालिक विश्व को संकटों से उभार पाएंगे, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विचारधारात्मक शीत युद्ध उस समय चल रहा था, सारा विश्व आप जानते हैं कि साम्यवादी और पूंजीवादी खेमे में बढ़ चुका था। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था। तो ऐसी विचारधारात्मक संघर्ष की पृष्ठभूमि में कभी भी ये संघर्ष आणविक युद्ध में तब्दील हो सकता था। तो इन सब समस्याओं से, इन सब संकटों से व्यवहारवाद को जूझना था, लेकिन व्यवहारवाद ने अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ लिया था और वो प्राकृतिक विज्ञान बनने की धुन में उसका श्रृंगार करने में व्यस्त हो चुका था। तो इस तरह से इन सभी कमियों को देखते हुए और व्यवहारवाद की इस कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए डेविड ईस्टन ने अपनी बात को यहाँ पर रखा और व्यवहारवाद के सुधार रूप में उत्तर व्यवहारवाद का शंखनाद डेविड ईस्टन के द्वारा 1969 में किया गया। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना बेहद आवश्यक है कि हम किन कारणों को उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली बात है कि प्राकृतिक विज्ञान बनने के प्रयास जो व्यवहारवादी क्रांति के प्रभाव में राजनीति विज्ञान में किए जा रहे थे, वो अपने आप में अपर्याप्त और अपूर्ण साबित हो रहे थे, क्योंकि यह तथ्यात्मक बात थी कि समाज विज्ञान उस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सैद्धांतिकरण नहीं कर सकते जिस तरह के सिद्धांत 100% सुनिश्चितता के साथ हमें प्राकृतिक विज्ञानों में देखने को मिलते हैं। तो व्यवहारवादी जो विज्ञान बनने की कोशिश थी, व्यवहार का साइंस खोजने की जो कोशिश इस क्रांति के द्वारा की जा रही थी, उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकलकर सबके सामने आ चुकी थी, क्योंकि हमारा जो विषय वस्तु है वो मानवीय व्यवहार है, उसका राजनीतिक पक्ष है और उसके बारे में 100% सुनिश्चितता के साथ में नियम बना पाना या कोई सिद्धांत का गठन कर पाना काफ़ी दुष्कर और मुश्किल कार्य है। इस चीज़ को अब राजवैज्ञानिक समझने लगे थे। दूसरे बिंदु की बात करते हैं तो अध्ययन पद्धतियों की काफ़ी समस्या हमें देखने को मिलती थी। अध्ययन पद्धतियों में व्यवहारवादी क्रांति के सारे उस प्रभाव में जो अध्ययन किए जा रहे थे वो टेक्निक्स में उलझ कर रह गए थे। ज़्यादा फोकस अध्ययन पद्धतियों पर हो गया था, साधनों पर हो गया था, साध्यों को भुला दिया गया था। तो ये भी एक कमी या कारण हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के पीछे देख सकते हैं। बात करेंगे तीसरे बिंदु की, तो मूल्यों को तिलांजलि। जी हाँ, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि मूल्यों को हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक वो मूल्य जो हमारे व्यक्तिगत होते हैं और दूसरे वो मूल्य जो कि संपूर्ण समाज की भलाई से संबंधित होते हैं और मानवीय सभ्यता में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तो व्यवहारवादी क्रांति ने दोनों ही तरह के मूल्यों को त्याग करने की वकालत की थी। उनका सारा की सारा ध्यान क्या है के ऊपर था, बल्कि क्या होना चाहिए जो कि मूल्यों से संबंधित है, इसीलिए उन्होंने उसको तिलांजलि दे दी थी। तो ये एक काफ़ी बड़ी कमी व्यवहारवादी अध्ययनों में डेविड ईस्टन के द्वारा और अन्य राजवैज्ञानिकों के द्वारा महसूस की गई थी और इस बात की आवश्यकता को महसूस किया गया कि राजनीति विज्ञान का जो नाता है मूल्यों के साथ में, उससे विमुख नहीं हुआ जा सकता और राजनीति विज्ञान की सार्थकता तभी है जब वो श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों के प्रकाश में, उनके संदर्भों में अपना अध्ययन करे और उसके प्रकाश में ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं व्यवहारवादी अध्ययनों में जिस मूल्य पद्धति को, जिस मूल्य निरपेक्षता को उठाया गया था, उसकी कमी और अपूर्णता अब यहाँ पर महसूस की जाने लगी थी। हाँ, उत्तर व्यवहारवाद में भी ये कहा गया था कि व्यक्तिगत मूल्यों को अध्ययन से पृथक रखना चाहिए, किंतु सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को निश्चित रूप से राजनीतिक अध्ययनों में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मूल्यों के प्रकाश में, इन्हीं मूल्यों के मार्गदर्शन में हम राजनीति विज्ञान को समस्या के समाधान के लिए
और संकटों से विश्व को उबारने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इस बात को उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा समझा गया। बात करेंगे अंतिम और चौथे बिंदु की, तो समकालीन समस्याओं से मुंह मोड़ लेना एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है कि व्यवहारवादी अध्ययन के प्रभाव में अधिकतर जो राजवैज्ञानिक थे अपने कार्यक्षेत्र में सिमट कर रह गए थे। उनका कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी तक सीमित हो गया था, वाचनालय तक सीमित हो गया था, और वो पुस्तकों में बस एक जटिल वैज्ञानिक संरचनाओं की स्थापना करने, उन्हें खोजने और उनको गढ़ने में लगे रहते थे। उनका विश्व की अन्य समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया था। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान, जो कि समाज विज्ञानों की सिरमौर है, उसका जो संबंध है, उसका जो उत्तरदायित्व है, उससे कहीं ना कहीं व्यवहारवाद के कारण राजनीति विज्ञान का नाता टूट गया था। तो इसी चीज़ को उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन के द्वारा समझा गया और उन्होंने इन कमियों को सामने रखा, जिसके परिणाम स्वरूप हम उत्तर व्यवहारवाद को एक सुधार आंदोलन के रूप में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो समय अवधि है, हालांकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिवीज़न नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले के जो सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। उसके बाद में 1950 से 1970 के ये जो 2 दशक थे वो व्यवहारवादी क्रांति के काल माने जाते हैं। इस समय अवधि में अधिकतर जो अध्ययन किए गए उनके ऊपर व्यवहारवादी क्रांति का काफ़ी गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग इस काल में बहुत ही मतलब कहने का अर्थ यह है कि इस काल में वैज्ञानिक पद्धतियों का अधिकांश अध्ययनकर्ताओं ने इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि राजनीति का एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान बनाया जा सके। लेकिन शीघ्र ही इस उपागम की अपूर्णता सामने आ गई और 1970 यानी कि 1969 के बाद में 1970 के बाद में हम उत्तर व्यवहारवाद के रूप में व्यवहारवादी क्रांति के एक सुधार के कदम के रूप में हम उत्तर व्यवहारवाद को देखते हैं, जिसके प्रमुख नारा था प्रासंगिकता और कर्म। आइए इसको हम और अधिक विस्तार से देखने की कोशिश अगले स्लाइड्स में करेंगे। यहाँ पर हमने अभिप्राय अंकित करने की कोशिश की है और इस उत्तर व्यवहारवाद के अभिप्राय को बिंदुवार यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो बिंदु है कि यह ना तो प्रतिक्रिया थी और ना ही प्रतिक्रांति, यह केवल सुधार की मांग थी। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि व्यवहारवादी जो क्रांति थी वो प्रतिक्रिया थी परंपरागत राजनीति विज्ञान के कल्पनात्मक सिद्धांतों के प्रति, उसके अपूर्ण अध्ययनों के प्रति और उनकी अवैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को स्पष्टता से हमें समझना चाहिए कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो प्रतिक्रांति नहीं है। वो व्यवहारवाद के द्वारा जो कुछ राजनीति विज्ञान को दिया गया वो उसको स्वीकार करके चलता है, उसको साथ लेकर चलता है। वो उसको त्यागना नहीं चाहता बल्कि उसमें सुधार की आकांक्षा लिए और आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत व्यवहारवादी क्रांति और उसके द्वारा जो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया उसको साथ लेकर उत्तर व्यवहारवाद आगे मूल्यों के साथ बढ़ना चाहता है। बात करेंगे अगले बिंदु की। यहाँ पे इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि उत्तर व्यवहारवाद किसी भी विचारधारा से प्रभावित नहीं थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजनीति विज्ञान को प्रासंगिकता से लक्षित करना, यानी कि राजनीति विज्ञान को तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के समाधान के साथ जोड़ना, यह उत्तर व्यवहारवाद का एक प्रमुख लक्ष्य हमारे सामने निकल कर आता है। और यह कार्य यानी कि राजनीति विज्ञान को समस्या समाधान के साथ में प्रासंगिक रूप से जोड़ना, यह कार्य बिना मूल्यों के नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बिना मूल्यों के राजनीति विज्ञान की कल्पना करना काफ़ी मुश्किल होगा। साध्यों की तलाश में निश्चित है कि राजनीति विज्ञान को मूल्यों की शरण में जाना ही होगा और समस्या समाधान और प्रासंगिकता से राजनीति विज्ञान का जो नाता टूटा था उसको जोड़ने का कार्य
मूल्यों के साथ ही किया जा सकता था। तो यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद जो है पुनः राजनीति विज्ञानों में मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने की वकालत करता है। बात करेंगे अगले बिंदु की कि यह राजनीति विज्ञान को समस्या समाधान हेतु प्रासंगिक अध्ययन और कर्मनिष्ठता का उत्तरदायित्व ग्रहण करने का एक आग्रह भी था। तो इस चीज़ को हम चर्चा में ले चुके हैं कि राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य था उसको कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यों के साथ सम्मिश्रित करके तात्कालिक सामाजिक और विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग में लाना यह उत्तर व्यवहारवाद का एक प्रमुख उद्देश्य था। और इस हेतु उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों को पुनः स्थापित करने का आग्रह किया था। जिन मूल्यों को परंपरागत राजनीति विज्ञान में बहुत अधिक महत्व दिया जाता था और उसके पश्चात व्यवहारवादी क्रांति में जिनको तिलांजलि दे दी गई थी, अब उसी को उत्तर व्यवहारवाद पुनः नए कलेवर के साथ में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के संदर्भ में पुनः स्वीकार करने के लिए उत्सुक था। तो इस चीज़ को यहाँ पर हमने अंकित किया है। और वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद जो है तथ्यों से प्राप्त वैज्ञानिकता, जो कि व्यवहारवादी अध्ययनों का प्रमुख विशेषता थी, उनको मूल्यों से प्राप्त प्रासंगिकता के विवेक में सम्मिलित करना, उसके साथ संयोजन करने का एक प्रयास के रूप में हमको उसको समझना चाहिए। यानी कि सिंपल शब्दों में बात की जाए, साधारण शब्दों में, कि व्यवहारवादी क्रांति जो कि वैज्ञानिकता के ऊपर ज़्यादा बल देती है, तथ्यात्मक अध्ययनों पर अधिक बल देती है, उन तथ्यात्मक अध्ययनों को साध्यों की तलाश में हमें मूल्यों के संदर्भ में देखना है। यानी कि हमें केवल यह नहीं देखना है कि क्या है, बल्कि साथ ही साथ हमें अपने अध्ययन के द्वारा इस चीज़ को भी प्रकाशित करना है कि क्या होना चाहिए। और जब हम क्या होने की बात करते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, जब हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इन शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा संकेत मूल्यों की तरफ होता है, एक ऐसी आदर्श स्थिति की ओर होता है जिसकी ओर हमें प्रयास करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मूल्यों की प्रतिस्थापना और तथ्यों के साथ उनका संयोजन जो है उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हमें दिखाई देता है। डेविड स्टन का कहना था कि शोध किसी भी पद्धति से किया गया हो उसे प्रासंगिक होना चाहिए, यानी कि तात्कालिक समस्याओं के लिए, तात्कालिक समाज के लिए कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। इस बात को उन्होंने रेखांकित किया और इसी को उन्होंने प्रासंगिकता का सिद्धांत संबोधित किया, जिसका या उसी को उन्होंने प्रासंगिकता का धर्म भी कहा है, क्रीडो ऑफ रेलिवेंस, जिसको अंग्रेजी में डेविड ईस्टन के द्वारा कहा गया। प्रासंगिकता का धर्म यानी कि जो भी अध्ययन हो उनका वो उपयोगी होने चाहिए और कहीं ना कहीं समाज के लिए समस्या समाधान के रूप में उनका अवलंबन किया जाना चाहिए। इस क्षमता से वो युक्त होने चाहिए। प्रासंगिकता का जो भाव व्यवहारवादी और परंपरावादी दोनों ही अध्ययनों में हो सकता है। उत्तर व्यवहारवाद ऐसे समस्त अध्ययनों की आलोचना करता है। देखिए यहाँ पर ये भाव लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर अभाव है। तो प्रासंगिकता जो है, हो सकता था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान को जो सारे सिद्धांत हैं वो सभी की सभी प्रासंगिक हो, ये आवश्यक नहीं था। बहुत सारे सिद्धांत कल्पनात्मक आदर्शों पर आधारित थे जिनका वास्तव में धरातल पर जिनको साकार कर पाना मुश्किल था। और उसी तरह से व्यवहारवाद में भी हम देखते हैं कि अधिकतर जो अध्ययन थे उनका समाज के लिए कोई उपयोग नहीं था। वो एक जटिल वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन इन मॉडलों को समाज के समस्याओं के लिए किस तरह से प्रयोग में लाया जाएगा, इस बात पर व्यवहारवादी अध्ययन मौन थे। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर रखा है और दर्शाने की कोशिश की है कि प्रासंगिकता का अभाव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में भी हो सकता था और व्यवहारवादी अध्ययनों में तो ये प्रमुखता से दिखाई देता था। इन दोनों की ही आलोचना जो है उत्तर व्यवहारवाद ने इस कारण से की थी। और उत्तर व्यवहारवाद हमेशा से इस चीज़ का आग्रह करता था कि जो भी अध्ययन किए जाएं उनका प्रासंगिक होना अति आवश्यक है। समस्याओं के समाधान के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों का प्रयोग किए जाना स्वाभाविक होना चाहिए, उनका प्रयोग होना चाहिए। इस बात को ही उत्तर व्यवहारवाद उसका आग्रह करता है। अब यहाँ पर
संक्षेप में बात की जाए तो उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का एक अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन है और एक नवीन दिशा की ओर संकेत है। यह व्यवहारवादी वैज्ञानिकता को मूल्यों के माध्यम से उसे प्रासंगिक बनाना चाहता है। इस हेतु यह मूल्यों के महत्व को स्वीकार करता है और साथ ही इस प्रकार प्रासंगिक अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पर राजवैज्ञानिकों से कर्म का आग्रह भी करता है। यह कर्मनिष्ठता का आग्रह करता है और इस प्रकार यह एक्शन ओरिएंटेड है। तो ये उत्तर व्यवहारवाद के संक्षेप में अभिप्राय को हमने यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की है। अब हम जिस पे चर्चा करेंगे वो है उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण क्या हैं, इसकी विशेषता क्या है, अथवा इनको दूसरे शब्द में कहें तो उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं क्या हैं। और ये व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं की तरह यह भी डेविड ईस्टन के द्वारा ही बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं। पहली जो मान्यता है वो है पद्धति अथवा प्रविधि से पूर्व सार। तो देखिए, विषय या अनुसंधान की प्रासंगिकता पर यह बल देता है, यानी कि इसके पहले मान्यता या विशेषता के रूप में कहा जाता है या कहा जा सकता है कि विषय का जो अनुसंधान है वो प्रासंगिक होना चाहिए और उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। प्रविधि या उसकी टेक्निक से पहले ये स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि इन अध्ययनों का उद्देश्य क्या है। इसी को इन शब्दों में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि व्यवहारवादियों का नारा था कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं। यानी कि व्यवहारवादी कहीं ना कहीं ये मानते थे कि भले ही आप अस्पष्ट हो लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से उत्तर व्यवहारवाद ने इसका उलट नारा दिया, एक सुधार नारा दिया। उनका ये कहना था कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। यानी कि अप्रासंगिक अध्ययनों का कोई महत्व नहीं है, उसकी अपेक्षा तो अस्पष्ट अध्ययन किए जाएं वो ज़्यादा सार्थक है, लेकिन वो प्रासंगिक होने चाहिए। तो इन नारों को आप थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ने के बाद ही ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो इसका उद्देश्य यही था कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत जितने भी राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किए जाएं वो प्रासंगिक होने चाहिए। भले ही वो अस्पष्टता लिए हों, लेकिन ऐसी सुनिश्चितता का कोई अर्थ नहीं जिसका कि सामाजिक समाधान के लिए, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग ना किया जा सके। तो इस आधार पर उत्तर व्यवहारवाद का नारा ये हमें देखने को मिलता है कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। इसको ठीक से आप 2-4 बार पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। बात करते हैं दूसरी विशेषता की, सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद तथ्यों के विश्लेषण तक सीमित था। व्यवहारवादी अध्ययन का ज़्यादातर जो फोकस था क्या है पर था, कि उन्होंने इस बात को महत्व नहीं दिया कि क्या होना चाहिए। अब क्योंकि अगर क्या है पर ही विचार किया जाएगा, क्या है का ही अध्ययन किया जाएगा और क्या होना चाहिए की बात अगर नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं इस तरह का संकेत जाएगा कि इनडायरेक्टली आप यथास्थितिवाद के समर्थक हैं। यानी कि जो है जैसा है वो वैसा ही बना रहे, उसमें सुधार का किस तरह से प्रयास किया जाएगा या उसको सुधार की कौन सी दिशा होगी, इस बात को व्यवहारवादी अध्ययनों में उतना प्रमुखता नहीं दी गई थी। इसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन पर बल उत्तर व्यवहारवाद की एक विशेषता है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों की पुनर्स्थापना करता है और मूल्यों के प्रकाश में ही हम इस बात को रख सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो इस तरह से व्यवहारवादी अध्ययन जहाँ हमें ये बतलाता है कि क्या है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत मूल्यों के प्रकाश में हम इस बात को रखते हैं कि क्या होना चाहिए। और जब क्या होना चाहिए की बात की जाती है तो निश्चित है कि हम एक सुधार की ओर संकेत करते हैं, एक अच्छी व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं और परिवर्तन पर बल देते हैं, क्योंकि सुधार तभी हो पाएगा जब हम परिवर्तन की ओर स्वीकार करेंगे और उसका प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहां व्यवहारवाद रूढ़िवादिता का समर्थक अनजाने में बन गया था, वहीं उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार किया गया और मूल्यों के प्रकाश में सुधारात्मक कदम उठाने की वकालत उत्तर व्यवहारवाद में हमें देखने को मिलती है।
बात करेंगे तीसरे बिंदु की, समस्याओं या संकटों के निदान और समाधान की आवश्यकता। तो व्यवहारवाद ने अमूर्तीकरण, विश्लेषण, अवधारणा और शब्दावली के आविष्कार में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। भौतिक सुख के साथ समाज या विश्व में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, चिंताओं का समाधान एवं मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करना भी महत्वपूर्ण है। केवल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज के आधार पर हम विश्व को संकट से नहीं बचा सकते, बल्कि मूल्यों के आलोक में ही हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर तीसरी विशेषता के रूप में रखा गया है कि उत्तर व्यवहारवाद समस्याओं एवं संकटों के न केवल कारण खोजने में विश्वास रखता है, बल्कि उनका समाधान का एक खाका खींचने में भी विश्वास रखता है। वो उन समाधानों को भी अपने अध्ययन के माध्यम से सुझाना चाहता है, जिससे कि हम इन संकटों को टाल सकते हैं या इनसे बच सकते हैं और भविष्य में ऐसे संकटों की पुनरावृत्ति से भी बचा जा सकता है। तो ये एक तीसरे बिंदु के रूप में, विशेषता के रूप में यहाँ पर हमने अंकित किया है। बात करेंगे चौथी विशेषता की, जिसके ऊपर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इसी वीडियो व्याख्यान के दौरान, कि मूल्यों की प्रतिष्ठापना, इसकी मूल्यों की पुनर्स्थापना या इनकी पुनः प्रतिष्ठा उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत की गई। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर रखा है कि सामाजिक विज्ञान मूल्यात्मक दृष्टि से तटस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति ही ऐसी है कि वो सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में मौन धारण नहीं कर सकते। वो क्या है का अध्ययन करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। उन्हें कहीं ना कहीं उसके समाधान के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि सामाजिक विज्ञान मूल्यात्मक दृष्टि से रहित हो जाए, यानी कि संपूर्ण मूल्यात्मक व्यवस्था का अगर वो उसका त्याग कर दें, तो निश्चित रूप से वो एक ऐसे उनके अध्ययन जो है वो अप्रासंगिक हो जाएंगे और उनकी कोई वैल्यू सामाजिक उद्देश्यों के लिए नहीं रह जाएगी, जो उन्हें नीरस और अप्रयोजनीय बना देगी। वस्तुतः सामाजिक विज्ञान, वो खास तौर से अगर हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की, तो इसके समस्त ज्ञान की जो आधारशिला है वह मूल्य ही है। और यह मूल्यात्मक विश्लेषण हम अरस्तु और यूनानी काल से ही देखते आ रहे हैं। व्यवहारवादियों ने मूल्यों की उपेक्षा कर राजनीति विज्ञान को अप्रासंगिकता की ओर धकेलने का कार्य किया है। अतः उत्तर व्यवहारवाद पुनः ज्ञान की प्रेरणा शक्ति के रूप में और साध्यों की सिद्धि हेतु मूल्यों को फिर से राजनीति विज्ञान में अपनाना चाहता है। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने अंकित किया है। बात करेंगे पांचवें बिंदु की, बुद्धिजीवियों की भूमिका, द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो मानव मूल्यों के रक्षार्थ बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए। तटस्थता से उनकी स्थिति समाज में टाँका लगाने वाले मिस्त्री की सी हो जाएगी। अतः बुद्धिजीवियों को मानव मूल्यों की रक्षार्थ मैदान में आना ही होगा। तो उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत क्योंकि मूल्यों की पुनर्स्थापना की गई, पुनर्प्रतिष्ठा की गई, तो जाहिर सी बात है कि अब आदर्श की ओर संकेत करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में कार्य करने का उत्तरदायित्व भी समाज वैज्ञानिकों पर और राज्य वैज्ञानिकों पर आएगा। तो ऐसी स्थिति में समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। उन्हें आगे आकर यथार्थ धरातल पर उत्तरदायित्व को ग्रहण करना होगा, तभी हम एक आदर्श और बेहतर समाज की स्थापना की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसी चीज़ को यहाँ पर बुद्धिजीवियों की भूमिका के रूप में उत्तर व्यवहारवाद रेखांकित करता है। छठे बिंदु के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवाद एक कर्मनिष्ठ विज्ञान का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाना चाहता है, यानी कि ऐसा विज्ञान जो केवल सैद्धांतिक दृष्टि से तो समृद्ध होगा ही और उसके सिद्धांत वैज्ञानिक तरीके से बनाए जाएंगे, निर्मित किए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यह विज्ञान कर्मनिष्ठ भी होगा, यानी कि कार्य करने की प्रेरणा भी देगा। एक सुधार की ओर संकेत करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके लिए यथार्थ धरातल पर मैदान पे उतरकर कार्य भी करना होगा। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिखने की कोशिश की है कि ज्ञान रचनात्मक और क्रियात्मक होना चाहिए। ऐसा नॉलेज जिससे कि हम कुछ क्रिएट न कर सकें या जिसके माध्यम से हम कुछ सुधार न कर सकें, ऐसे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। इसी चीज़ को डेविड ईस्टन ने अपने शब्दों में यहाँ पर रखा है। उनके अनुसार जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। तो बहुत स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा,
चाहे वो अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया गया हो, तो ऐसे ज्ञान का तब तक कोई महत्व नहीं है जब उस ज्ञान के आधार पर वो समाज सुधार के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए आगे ना आए। तो इसीलिए डेविड ईस्टन यहाँ पर इस चीज़ को रेखांकित करना चाहते हैं कि केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना भी एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। और कार्यरत होने का अर्थ है, कार्य से उनका तात्पर्य था कि समाज के पुनर्निर्माण में ऐसे विज्ञान को लगना चाहिए और ऐसे ज्ञान का प्रयोग जो है समाज के पुनर्निर्माण में किया जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान, कॉन्टेम्पलेटिव साइंस के स्थान पर कार्य विज्ञान, एक्शन साइंस बनाना चाहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अर्थ हमें निकल कर आता है कि राजनीति विज्ञान को एक कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाने की वकालत उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा की गई थी। अंतिम बिंदु पे बात करेंगे व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादी मैदान में उतरकर सकारात्मक भूमिका निभाने के पक्ष में है, अतः समाज को साध्य निर्धारण और उसकी ओर प्रेरित करने हेतु व्यवसायों एवं राजनीति से संबंधित उनको आपस में उनका कनेक्शन करना, उनको संबंधित करना अनिवार्य भी है और वांछनीय भी है। और ख़ास तौर से बुद्धिजीवियों के जो संघ हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनको सक्रिय भूमिका में उतरना चाहिए। तो व्यवसाय का राजनीतिकरण से तात्पर्य यह है कि भिन्न भिन्न व्यवसायों को करने वाले व्यक्ति व्यवसाय के साथ साथ राजनीति विज्ञान के अध्ययन और उससे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर स्वयं मैदान में उतरें, स्वयं राजनीति में उतरें और उस उत्तरदायित्व को ग्रहण करते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़े और इस हेतु वो क्रियात्मक रूप से सक्रिय हों। और इसी बात की उम्मीद यहाँ पर हमें उत्तर व्यवहारवादियों के शब्दों में दिखाई देती है। उनका ये अपेक्षा थी कि बुद्धिजीवी, और ख़ास तौर से उनका जोर उन बुद्धिजीवियों और उन प्रोफेसर और उन राजवैज्ञानिकों से था जो कि विश्वविद्यालयों से संबंधित है, क्योंकि ये माना जाता है कि विश्वविद्यालयों में ही समाज के पुनर्निर्माण के चिंतन का सृजन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल सैद्धांतिक सृजन ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन बुद्धिजीवियों को का संबंध राजनीतिकरण से जोड़ना होगा और उन संघों को जो है राजनीति में उतरकर उसके सुधार की दिशा में एक सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी। इस हेतु उत्तर व्यवहारवाद व्यवसायों का राजनीतिकरण करने का पक्षधर भी है। तो इस तरह से ये 7 मान्यताएं और विशेषताएं हमने यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद की देखने की कोशिश की। अब निष्कर्षात्मक रूप से हम बात कर लेते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद में सुधार की दिशा की ओर संकेत करता है। यह व्यवहारवाद की वैज्ञानिकता और अनुभवात्मकता के साथ मानकीय उपागम का संगम करना चाहता है, एक नॉर्मेटिव अप्रोच को भी एक्सेप्ट करना चाहता है और इस प्रकार व्यवहारवाद से प्राप्त वैज्ञानिक अध्ययन को मूल्यों के माध्यम से समस्याओं और संकटों के समाधान में प्रयुक्त करना चाहता है। इस तरह साधन रूप में व्यवहारवाद और साध्यों के रूप में मूल्यों को स्थापित करना व्यवहारवाद का लक्ष्य है और यही इसका सार तत्व है। और साथ ही उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को चिंतन और मनन विज्ञान से आगे बढ़ाकर कर्मनिष्ठ और सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह करने वाला एक सुधार आंदोलन के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो ये एक निष्कर्ष हमने यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद का प्रस्तुत किया है। अगले बिंदु जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवादी अप्रोच में क्या अंतर है, दोनों ही दृष्टिकोणों में क्या अंतर है, उसको यहाँ पर हमने देखने की कोशिश की है। तो पहला जो बिंदु है वो ये है कि व्यवहारवाद का जो मुख्य सरोकार है वो शुद्ध ज्ञान से है, प्योर नॉलेज से है। वहीं उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य सरोकार अनुप्रयुक्त ज्ञान यानी कि अप्लाइड नॉलेज से है। वो केवल शुद्ध ज्ञान ही प्राप्त नहीं करना चाहता बल्कि उस ज्ञान को सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रयोग करने की वकालत भी करता है। तो उसी को प्रासंगिकता के आधार पर देखा जाता है, उसी को प्रासंगिकता का सिद्धांत के रूप में उत्तर व्यवहारवाद स्वीकार करता है। बात करेंगे दूसरे बिंदु की। ज्ञान को अपने आप में ये माना जाता है व्यवहारवाद के अंदर कि ज्ञान का प्रयोग ज्ञान के लिए किया जाना चाहिए। नॉलेज फॉर नॉलेज
की बात व्यवहारवाद करता है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्ञान को प्रासंगिकता के आधार पर देखने की वकालत करता है और समस्या समाधान के उद्देश्य से कार्रवाई की मांग, एक्शन की मांग भी करता है। इसी तरह से अगले बिंदु की बात करें तो यह व्यवहारवाद के अंतर्गत निर्णय की प्रक्रिया का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत निर्णय का कंटेंट क्या है, वस्तु तत्व का विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यवहारवादी अध्ययन में माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो स्टडी पर बल दिया गया और एक सूक्ष्म इकाई के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को वृहत स्तर पर लागू करके निष्कर्ष निकालने की चेष्टा की गई। वहीं इसी चीज़ की आलोचना करते हुए उत्तर व्यवहारवाद ने माइक्रो एनालिसिस यानी कि वृहद अध्ययनों पर जोर दिया है, क्योंकि कई अवसर पर यह देखा गया है कि माइक्रो स्टडी जो है और उससे प्राप्त जो निष्कर्ष हैं वो मैक्रो लेवल पे सही नहीं पाए जाते या वस्तु स्थिति से परिचय कराने में कहीं ना कहीं वो असफल हो जाते हैं। इस चीज़ को कई अवसरों पर देखा गया है, इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत माइक्रो के साथ साथ माइक्रो स्टडी के ऊपर भी, माइक्रो एनालिसिस के ऊपर भी बल दिया गया है। और सबसे जो प्रमुख अंतर हमें दिखाई देता है वो है मूल्य निरपेक्ष। जी हाँ, जहाँ व्यवहारवादी अध्ययन मूल्य निरपेक्ष अध्ययन है, वहाँ पर किसी भी तरह के श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों की उपेक्षा की गई है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत इन मूल्यों की पुनर्स्थापना की गई है, पुनर्प्रतिष्ठा की गई है। और उस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों से सरोकार रखते हैं, क्या है कि साथ साथ क्या होना चाहिए की बात भी उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत की जाती है। अब क्योंकि मूल्य निरपेक्षता व्यवहारवादी अध्ययनों की विशेषता रही थी, तो जाहिर सी बात है कि क्या ये व्यवहारवादी अध्ययन अधिकतर क्या है तक ही सीमित रह गए, ये केवल तथ्यात्मक अध्ययन तक सीमित रह गए, क्या होना चाहिए इस बात को पूरी तरह से व्यवहारवादी अध्ययनों में नकार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली यथास्थितिवाद के समर्थक बन गए थे। स्टेटस क्यो का सपोर्टर व्यवहारवादी अध्ययन हो गए थे। इसी चीज़ को, इसी कमी को उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत दूर किया गया, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत मूल्यों को स्वीकार किया जाता है, तो क्या है कि अध्ययन के साथ साथ क्या होना चाहिए पर भी बात की जाती है। और जब एक आदर्श स्थिति और सुधार की बात की जाएगी, क्या होना चाहिए की बात की जाएगी, तो निश्चित रूप से हम एक परिवर्तन की मांग करते हैं, एक सुधार की मांग करते हैं। तो इस तरह से ये देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत समाधान के लिए परिवर्तनों को स्वीकार करने की बात की जाती है। तो यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद का हमारा ये जो वीडियो व्याख्यान है संपूर्ण होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। हमने काफ़ी विस्तार से उत्तर व्यवहारवाद के ऊपर चर्चा की, साथ उसकी विशेषताओं की बात की, और साथ ही साथ हमने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में किन बिंदुओं के आधार पर अंतर किया जा सकता है, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश की। वीडियो में आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को, इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिए। जो भी राजनीति विज्ञान के ज्ञान में रुचि रखते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उनके लिए यह वीडियो व्याख्यान उपयोगी होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।